नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मुसीबत। क्या जरूरत है इतना सारा खाने बनाने की? मम्मी पापा ही तो आ रहे हैं तुम्हारे, सिर्फ चाय नाश्ता करा देना। सब गरीबों का ठेका नहीं ले रखा है हमने, समझी? और वो लोग ऐसे भी क्या लेकर आ जाते हैं तुम्हारे लिए। महंगा सामान देने की तो औकात नहीं है तुम्हारे मायके वालों की, मगर सस्ते सामान में घटिया क्वालिटी के उठा लाते हैं। गुस्से में बोली अलका जी। यह सुनते ही निधि की सारी खुशी पल भर चकनाचूर हो गए। कितनी खुश थी निधि सुबह से, जब से उसके पापा का फोन आया था कि उन्होंने बताया था कि वो निधि के ससुराल के शहर में कुछ काम से आया है, तो थोड़ी देर के लिए निधि से मिलने उसके घर भी आएंगे। निधि फोन रखकर झटपट से खाना की तैयारी में लग गई थी। सास अलका जी रसोई में आकर बोली, बहू इतनी जल्दी किसके लिए खाना बनाए जा रही हो? जब निधि ने अपनी मम्मी पापा के आने की खबर सुनाई तो अलका जी ने निधि के मायके वालों के लिए ऐसा सब कहे कि निधि की सारी खुशी जैसे छू मंतर हो गई। थोड़ी देर में अलका जी अपने कमरे से बाहर आकर बोली, मेरी सहेली अरुणा का फोन आया था, वो उसके साथ मार्केट चलने के लिए बहुत जिद कर रही थी, इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा आए तो उनको मेरा नमस्ते कह देना, बोलकर अलका जी चली गई। निधि समझ चुकी थी कि उसके साथ जानबूझकर बाहर जा रही ताकि उन्हें निधि के मम्मी पापा से मिलना ना पड़े। वैसे यह ड्रामा वो पहले भी कर चुकी थी। निधि एक मध्य प्रदेश घर की बेटी थी। निधि और विवान का रिश्ता निधि की बुआ, जो कि विवान की चाची होती है, उन्होंने कराया था। निधि की बुआ तो बस यही चाहती थी कि उनकी भतीजी हमेशा खुश रहे, इसलिए उन्होंने विवान से निधि का रिश्ता करवाया था। इस रिश्ते से निधि भी बहुत खुश थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे शादी के बाद सास के इतने सारे ताने सुनने मिलेंगे। थोड़ी ही देर में निधि के मम्मी पापा निधि के घर आ गए। रास्ते में उन्होंने निधि के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ भी दी थी, जो आकर उन्होंने निधि को दे दिया। निधि बोली, आप लोग भी क्या जरूरत थी इनकी? निधि की माँ सुषमा जी बोली, अरे बेटा, घर खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। समता जी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। निधि कुछ सुखसाते हुए बोली, माँ वो उनकी सहेली के साथ बाहर काम से गई, वो नहीं जाना चाहती थी, मगर उनकी सहेली बहुत जिद की कि इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। सुषमा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम उनसे फोन पे बात कर लेंगे। निधि ने अब तक अपने मम्मी पापा को कभी अपने ससुराल वाले के बारे में कुछ बताया नहीं था। निधि अपने मम्मी पापा को सब बताकर उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। निधि के मम्मी पापा को यही सोचते थे कि जैसे दामाद जी बहुत अच्छे, वैसे उनके घर वालों भी उतने ही अच्छे होंगे। मम्मी पापा के लिए निधि रसोई में जाकर नाश्ता ले आई। नाश्ता कराते समय उसे शर्म महसूस हो रही थी कि वह सोच रही है, कैसी दुविधा है कि मैं चाहकर भी आज अपने मम्मी पापा को अपने घर का खाना नहीं खिला पा रही हूँ। निधि के मम्मी पापा चाय नाश्ता करके अपने घर के लिए रवाना हो गए। निधि के सास अलका जी ने अभी सहेली के साथ घूम फिर के घर आ चुकी थी। अलका जी ने जैसे रसोई में पड़े फल और मिठाई देखी, वो समझ गई कि ये सामान निधि के मायके से आया है। उन्होंने जोर से निधि को आवाज लगाई। निधि ने आते ही बोला, ये कैसे सड़े गले फल लेकर आए हैं तुम्हारे मायके वाले? केले गीले हो चुके हैं, सेब बिल्कुल लाल नहीं है, अंगूर बहुत खट्टा है लग रहे हैं, और मिठाइयाँ कितनी पुरानी लग रही है। ऐसा सामान कौन खाएगा हमारे घर में? यह सारा सामान कल काम वाले भाई को देना पड़ेगा। अगली बार तुम्हारे मम्मी पापा से कह देना कि हमारे घर ऐसा सारा गला सामान ना लाए। अगर अच्छा सामान देने की औकात नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम ऐसा बेकार सामान तो ना दे। और पता नहीं कैसी बेटी के घर आकर लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं क्या कि बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते। तुम्हारे मायके वाले तो मुसीबत है एक तरह से, वो लोग यहाँ आ जाए ये बेहतर होगा। जब भी वो लोग आते हैं मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुसीबत घर आ रही है। बेटी ब्याहने के बाद बार बार क्यों बेटी से मिलना? अब बेटी को अपना घर संभालने दो। सास की कड़वी बातें सुनकर निधि के आंखों से पूरे गीले हो चुके थे। उतने में डोरबेल बजी। निधि ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद राशि खड़ी थी, जो कॉलेज से आई थी। राशि ने अंदर आकर देखा, उसकी माँ के हाथ में फल और मिठाइयाँ थी। राशि को देखते ही अलका जी फिर से अपना राग सुनाने लगी। यह देख तेरी भाभी के मायके वाले कैसे सामान लेकर आए हैं। राशि के मुंह नाक सिकुड़कर बोली, भाभी के मायके वाले की औकात यही है मम्मा, वो सब ऐसी फटीचर चीजें ही लाकर दे सकते हैं यहाँ। सास तो सास, ननद की बातें सुनकर निधि की आंखों से आंसू बह निकले और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उस दिन निधि पूरे दिन रोती रही। रात को जब उसने सारी बात विवान को बताई तो विवान बोला, निधि मुझे इन सब में घर की बातों से दूर रखो प्लीज। तुम तो जानती हो कि मेरे लिए मेरा परिवार सर्वोपरि है और मैं घर में कोई कलेश नहीं चाहता, और घर में शांति बनाए रखना चाहती हो तो
सभी की बातों को हजम करना सीखो और यह आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि मैं मेरी माँ और बहन के को जाकर कुछ नहीं बोलूंगा, मगर तुम्हें भी रोता हुआ नहीं देख सकता। निधि समझ चुकी है कि विवान अपने परिवार में कुछ नहीं रहेगा और निधि इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो अपनी सास से बहस कर पाए। इसलिए निधि सोच लिया था कि अब वो अपनी मम्मी पापा को कभी अपने घर नहीं बुलाएगी। निधि को रोज सास और ननद को एक नया ताना सुनने को मिल जाता। वो दोनों खुद कुछ काम नहीं करती, मगर निधि के हर काम में नुक्स जरूर निकालती। काफी समय में ऐसे ही बीत गए। निधि को बहुत समय से उसके मायके नहीं जाने मिला था, क्योंकि यहाँ सास अलका जी का कहना था कि तुम मायके जाओगे तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। राशि कॉलेज जाती है और मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तुम्हारे मायके जाने की। निधि हर बात पर मन मसोर कर रह जाती, मगर क्या भी कर सकती थी। निधि के पापा आलोक जी एक बार फिर ऑफिस के कुछ काम से निधि के शहर आए हुए थे। बेटी को देखे बहुत महीने हो चुके थे, इसलिए वो अचानक बेटी के घर पहुंचे। निधि अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुई। आलोक जी फिर अपने साथ कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे, जो उन्होंने निधि को थमा दिए। सास को नापसंद होते हुए भी निधि इस बात अपने पापा को अपने हाथ का खाना खिलाया और बोली, पापा अगली बार माँ को साथ भी लेते आइएगा। माँ भी देखे तो बहुत समय हो गया। यह देखकर अलका जी मन ही मन निधि के मायके वाले के लिए जल भून रही थी। आलोक जी के आते ही अलका जी रसोई में रखे फल और मिठाइयाँ थैलियाँ में निकाल कर बोली, ये लो फिर आ गया इसके मायके से सड़ा गला और पुराना सामान। लाख समझाओ मगर इसका तो और इसके मायके वालों को कहाँ समझ में आने वाला है। अलका जी को आदत पड़ चुकी थी कि निधि और उसके मायके वालों को ताने मारने की और निधि के मायके वाले की आई हर चीज नुक्स निकालने की। अलका जी अपनी बेटी राशि को बुलाकर बोली, राशि जा यह सामान मेरे कमरे में रख दे, या तो काम वाली बाई को दे देंगे या फिर किसी जरूरतमंद में बांट देंगे। निधि सोचने लगी, सासू माँ हर बार सामान अपने कमरे में क्यों रखवा देती है, और निधि को कभी देख ही नहीं पाई कि सासू माँ यह सारा सामान काम वाली को कब देती है। एक बार काम वाली बाई बता रही थी कि मालकिन ने तो कभी कुछ सामान नहीं दिया कभी। इस बार निधि हिम्मत जुटाकर बोली, मम्मी जी यह सामान मुझे इतना ही बुरा नहीं लग रहा है, आप एक काम कीजिए, सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान यूज कर दूंगी। अलका जी बोली, और यह सारा पुराना सामान यूज करके तुम बीमार पड़ जाए तो घर का काम कौन करेगा, और तेरे इलाज में मेरे बेटे के पैसे खर्च होंगे सो अलग। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसा खराब सामान यूज करने की। जाओ चुपचाप रसोई का काम करो। आज मुझसे बिना पूछे अपने पापा को खाना खिला दिया, फिर भी मैं कुछ बोली नहीं। तेरे मायके वाले नहीं मुसीबत है, ये लोग मेरे लिए कह देती हूँ। इस बार तो कुछ नहीं बोली, मगर अगली बार चुप न रहूंगी, समझी। यह लोग जब भी यहाँ आते हैं मुझे यही लगता है कि यह मुसीबत हमारे घर क्यों चले आते हैं। निधि हर बार सास के मुंह से अपने मायके वालों के लिए मुसीबत सब सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता। उतने में उस विवान की सारी बातें याद आ जाती कि वो नहीं चाहता कि घर में कोई कलेश हो या फिर तुम सास के से कोई झगड़ा हो। निधि का बात का बतरंग बनाना बिना चुप रह जाती, मगर इस बार निधि ठान लेती है कि वह देखकर रहेगी कि सासू माँ यह सारा सामान बाई को कब देती है। 2 दिन गुजर जाने पे जब निधि देखती है कि सास ने वो सामान किसी को नहीं दिया, तो वो सास के अनुपस्थिति में उनके कमरे में जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। उसमें से आधा सामान उड़ चुका था, मतलब वो समझ तो कि उसके सास और ननद उसके मायके से आया वो सामान अकेले अकेले चपत कर जाते थे और दिखाने को सिर्फ निधि के मायके वालों के लाए सामान में नुक्स इतना सारा निकालते थे। जब निधि ने सास अलका जी से इस विषय पर बात की तो अलका जी ने बोली, हाय हमारे घर में क्यों खाने की कमी है, जो तेरे मायके से आया हुआ सामान खाएंगे हम। उसमें से आधा सामान मैं उस दिन मंदिर बाहर बैठे भिखारियों को दे आई थी और आधा सामान कल देने वाली हूँ। अलका जी ने फिर बात को घुमा दिया था, जबकि निधि उन्हें वह सामान बाहर ले जाते हुए भी नहीं देखा था। निधि अब समझ चुकी थी कि उसके साथ झूठी और पाखंडी है, इसीलिए उनसे बहस करना मतलब अपना मुंह खराब करता है। निधि ने विवान को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि विवान को अपनी माँ और बहन पर बहुत विश्वास था और विवान को यह सब बात बताकर उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। निधि ने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। वो पहले की तरह अपना घर संभालने में लग गई। एक रोज राशि का भी रिश्ता तय हो गया और अलका जी ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। दोनों माँ बेटी फोन पे रोजाना बात करते। राशि अपनी माँ को अपने ससुराल की सारी बातें बताती। राशि को भी ससुराल में उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जिन चुनौतियों का निधि यहाँ गुजर रही थी। अब अलका जी को अपनी बेटी
की बहुत चिंता होने लगी थी। अलका जी अब बेटी के माँ के किरदार में आ गई थी। वही अलका जी जिन्होंने सास के किरदार में अपनी बहू को खूब परेशान किया था, अब माँ के किरदार में वो हमेशा चिंता में रहती और हाँ करती, हाय मेरी बेटी कितनी दुख हो गई, वहाँ घर के सारे काम काज अकेले करती है, सबका ध्यान रखती है, उसमें सास ससुर को बराबर समय पे खाना देती है, फिर भी उसकी सास और नौं उसके हर काम में नुक्स निकालते हैं। उनको मेरी बेटी की अच्छाई दिखती नहीं है क्या? यह निधि उनको ऐसा देखकर सोचती कि आपने और बेटी के मेरे साथ भी तो यही किया था, तब आप लोगों को कोई मेरी अच्छाई कहाँ दिखाई देती थी। थोड़ी देर बाद अलका जी को खबर मिली कि राशि की तबीयत खराब हो गई है। वो तुरंत राशि से मिलने उसके ससुराल जाने के लिए निकल गई। बेटी के ससुराल पहली बार जा रही थी, इसीलिए रास्ते में उन्होंने फल और मिठाइयाँ ले ली थी और राशि से मिलने उसके ससुराल पहुंची। राशि भी माँ को देखकर खुश हुई और उसकी तबीयत भी पहले से कुछ बेहतर थी। रसोई में जाकर राशि अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता ले आई। उतने में उसके सास बिमला जी जोर से चिल्लाते हुए आवाज आई। राशि दौड़कर रसोई में गई तो बिमला जी बोली, बहू ये कैसे सड़े गले फल और बासी मिठाई लाई है तुम्हारी माँ ने? उनसे कह दो आइंदा इस घर में कभी ऐसा सामान ना लाए। हमारे यहाँ खाने की कुछ कमी नहीं है, हमारी तो काम वाली बाई भी यह सामान नहीं ले जाएगी, और गलती से भी उसे दे दिया, वो बीमार पड़ जाए तो घर का काम कौन करेगा? ऊपर से हमें कोसेगी वो अलग और बोलेगी मालकिन ऐसा सड़ा गला सामान आपने मुझे क्यों दिया? हम गरीब जरूर है मगर अच्छा खाते हैं, इसलिए आइंदा से अपनी माँ को कह देना कि यह कुछ सामान भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मायके वाले ना मुसीबत की टोकरी हो गई है यहाँ तो। बिमला जी की आवाज बाहर हॉल में बैठी अलका जी के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनको आंखों से आंसू बह निकले। तुरंत उन्होंने अपनी सासू माँ पूछे कि कोई देख न ले। उनकी बेटी की सास बिमला जी सारा सामान लेकर बाहर आई और अलका जी को पास पकड़ाते हुए बोली, अलका जी आइंदा से हमारे घर ऐसा सामान मत लाइएगा, गलती से भी बच्चे ने चख भी लिया तो बीमार पड़ जाएंगे। हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। राशि भी अपनी माँ का अपमान अपनी आंखों से देख रही थी मगर कुछ बोल न पाई। अलका जी अपमानित होकर सारा सामान हाथ में लिए हुए थक पर से बाहर निकले और सोचने लगी, मेरी बहू निधि ने भी मायके वाले को खूब अपमानित किया है मैंने, मगर हम लोग तो बहू को उनके सामने वालों को अपमानित कर उसका मायके से आया सामान खुद चपत कर जाते थे, मगर यहाँ तो सच में मुझे सारा सामान वापस पकड़ा दिया गया है। ऐसा अपमानित किया गया कि दोबारा यहाँ आने की वापस इच्छा ही खत्म हो गई और अपने लिए मुसीबत सब सुनकर उन्हें अपने दोबारा बोले गए सारे शब्द याद आ गए। खैर बेटी का ससुराल था इसलिए अलका जी को झुकना ही था। अब बेटी के ससुराल खाली हाथ तो नहीं जा सकते थे, इसलिए कुछ न कुछ लेकर जाना होता है, मगर यहाँ तो पहली बार में ही इज्जत की धज्जियां उड़ गई। उस दिन उन्होंने कसम खा ली कि अब वो बेटी के ससुराल वापस कभी नहीं आएगी। उन्हें जो कुकर्म किए थे घूम फिर कर कुछ वापस उन्हीं पे आ पड़ा था। शायद इसीलिए कहते हैं कि किसी को अपमानित ना करे, किसी को छोटा ना दिखाए, क्योंकि वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि सब कुछ घूमकर वापस अपने तक आ ही जाता है। आज अलका जी निधि और उसके मायके वालों का दर्द बखूबी महसूस कर पा रही थी और उन्होंने अब कान पकड़ लिए थे कि अब वो कभी बहू और उनके मायके वालों का अपमान नहीं करेगी। आखिर बहू भी किसी की बेटी है, भले उसे बेटी जैसा प्यार ना हो कर पाई मगर बहू वाला सम्मान जरूर देगी। अलका जी थके पैर से अपने घर आकर सोफे पर धम से बैठ गई, बिल्कुल उदास और निढाल सी। निधि तुरंत उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आई। अलका जी बोली, निधि आज तुम्हें सताने का फल मिल गया मुझे, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही हो रहा है राशि के साथ, बोलकर रोने लगी। निधि उन्हें सत्तावना दी और चुप कराया क्योंकि आज वो एक हारी हुई सास नहीं हारी हुई माँ को देख रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इसी तरह कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।